नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट्स फैक्ट्स में आपका स्वागत है। 3 जून 1947 ये वो तारीख है दोस्तों जब इंडिया के लास्ट वाइसरॉय लुइस माउंटबेटन ने कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस में इंडिया के पार्टीशन को अनाउंस किया था, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और इस तरह इस दुनिया को मिले दो देश जो आगे चलकर 1971 में 2 से 3 में बट गए। 1947 में हुए इस बंटवारे में हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन देखने को मिला, जिसमें लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग शामिल थे। यही नहीं, इस माइग्रेशन का डेथ टोल लगभग 2 लाख से 20 लाख तक बताया जाता है। हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही साइड से लगभग 80,000 विमेन्स किडनैप हुई, यहाँ तक कि नेकेड विमेन की परेड करके पब्लिकली उनके साथ रेप किया गया और आग लगा दी गई। बहुत से लोग इस पार्टीशन का जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, और बहुतों का मानना है कि ये पार्टीशन अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से हुआ है। तो आखिर क्या एक्चुअल रीजंस रहे हैं इस दर्दनाक हादसे के, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस पार्टीशन के लिए आखिर किसे ब्लेम करना सही है। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिथ्स की जो ऊपर से सच लगते हैं बट है नहीं। और अगर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो आज ये यूनाइटेड इंडिया ने क्या क्या पाया होता और क्या क्या खोया होता। चलिए सब कुछ एकदम न्यूट्रल होकर के जानते हैं डिटेल में आपके अपने चैनल 5 मिनट्स फैक्ट्स में। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले इंडिया में रीजनल किंगडम्स हुआ करते थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था, जिसमें ऑलमोस्ट हर रिलीजन के लोग होते थे। उस टाइम भी हिंदूज और मुस्लिम्स राजाओं में बहुत सी लड़ाइयां हुई थी, पर कभी भी उन लड़ाइयों को रिलीजन के एंगल से नहीं देखा जाता था। 16th सेंचुरी में यूरोपियन सेटलमेंट इंडिया में शुरू हुआ और मिड 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी यूरोपियन पावर्स को हराते हुए इंडिया में प्राइमरी कॉलोनियल पावर बन के सामने आई। ब्रिटिशर्स ने कुछ प्रोविंस को डायरेक्टली रूल किया और कुछ प्रिंसली स्टेट्स को इनडायरेक्टली रूल किया। पर जैसे जैसे ब्रिटिश रूल का प्रभाव इंडिया में बढ़ता गया, वैसे वैसे आम जनता में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक विद्रोह यानी रेबल की भावना पैदा होने लग गई, जिसने 1857 में पूरे ब्रिटिश रूल को हिलाकर रख दिया। उस विद्रोह में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने एक साथ बढ़ चढ़कर उस फाइट में हिस्सा लिया, और यहाँ से कंपनी रूल खत्म होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू होता है। ब्रिटिशर्स ने आते ही हिंदू मुस्लिम की इस यूनिटी को बहुत बड़े खतरे की तरह लिया और उन्होंने अपना फेवरेट गेम खेलना शुरू किया, डिवाइड एंड रूल। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन होती है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। इन्हें ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडिंग फादर बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अंग्रेज ने आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन क्यों की। एक्चुअली गाइस, ये वो इंसान थे जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स द्वारा हुए कॉमन इंडियंस पर अत्याचारों को काफी क्रिटिसाइज किया और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफी क्रूशियल रोल प्ले किया। अब ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सैयद अहमद खान की हेल्प ली। सैयद अहमद खान एक एजुकेशनलिस्ट थे जिन्होंने आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इन्होंने एलीट मुस्लिम्स को कन्विंस किया कि ये लोग मिलकर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यही वो जनाब थे जिन्होंने सबसे पहले 2 नेशंस की थ्योरी दी थी। अब एलीट मुस्लिम्स के बढ़ते अनरेस्ट को देखकर 1906 में फाउंडेशन होती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। फिर आता है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का ऐलान किया। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कुछ सीट्स पर अब केवल मुस्लिम ही खड़े होंगे और उन्हें वोट भी केवल मुस्लिम ही देंगे। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर उस टाइम इसका सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आईएनसी के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था। जी हाँ दोस्तों, वही जिन्ना जो इस कहानी में जल्दी ही विलेन बनने वाले हैं, पर शायद तब नहीं थे। इस टाइम तक जिन्ना, नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इससे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच डिफरेंस और आएंगे। पर मुस्लिम लीग इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहा था। फिर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी रिलीजियस माइनॉरिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की इजाजत दे दी और आपसी मतभेद भुलाकर एक पैक्ट साइन किया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि आपसी मतभेदों से इस नेशनल मूवमेंट में काफी बाधाएं पैदा हो रही है। इस पैक्ट का नाम था लखनऊ पैक्ट। ये पैक्ट को साइन करवाया था कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स के साथ साथ सिख्स, क्रिश्चियंस और कुछ और माइनर कम्युनिटीज को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने का ऐलान कर दिया। ब्रिटिशर्स का ये डिसीजन डीपली डिवाइसिव था, क्योंकि ऐसा होने पर हर आदमी पहले अपनी कम्युनिटी का साथ देगा, फिर कंट्री के बारे में सोचेगा। और ब्रिटिशर्स की ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने इंडिया में नफरत की दीवार और बड़ी खींच दी। और एक टाइम आया जब देश के एक सेक्शन को लगने लगा कि
हिंदू अब खतरे में है और जल्दी ही मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हिंदूज को ओवरटेक कर देगी। और ऐसे में 1925 में केशव बलिराम हेडगेवर द्वारा जन्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का। यानी अब एक और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी मुस्लिम लीग, वहीं हिंदूज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी RSS और हिंदू महासभा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस। फिर धीरे धीरे जिन्ना ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण अपने आप को साइडलाइन महसूस किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस पार्टी स्टेज पर जिन्ना ने गांधी जी को महात्मा न बुलाकर मिस्टर गांधी कहकर पुकारा, जो साफ बता रहा था कि अब जिन्ना और बाकी कांग्रेस लीडर्स एक साथ नहीं रह सकते। फिर 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लॉ स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान टर्म का यूज किया अपने पैम्पलेट नाउ और नेवर में, जहां उसने पाकिस्तान को 5 नॉर्दर्न यूनिट्स ऑफ इंडिया बताया। इसके बाद 1937 में हिंदू महासभा के 19वें सेशन में वीर सावरकर ने कहा था कि इंडिया में 2 देश एक साथ रह रहे हैं और कुछ लोग ये सोचकर गलती कर रहे हैं कि ये देश एक साथ रह सकते हैं। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, जिसका मकसद केवल इंडिया में मुस्लिम स्टेट को कार्व आउट करना था, न कि इंडियन इंडिपेंडेंस। 16 अगस्त 1946 को कैलकाटा में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया। 4000 से ज्यादा लोग इस दिन मारे गए। इतिहास में इस दिन को ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। पार्टीशन के अगेंस्ट में रहे कांग्रेस पार्टी अब जिन्ना और मुस्लिम लीग से पीछा छुड़ाने के लिए पार्टीशन का फेवर करने लग गई थी। हालांकि गांधी जी अब भी पार्टीशन के अगेंस्ट में ही थे। अप्रैल 1947 में नेहरू ने एक स्पीच में कहा था कि हमारी राह में जो भी बाधा बन के खड़े हैं उन्हें अब अपने रास्ते चले जाना चाहिए। अब ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडिया से एग्जिट स्ट्रेटेजी को प्लान किया और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक ब्रिटिश रूल को फिक्स किया। जब मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए तब कम्युनल डिवीजन, मिसट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी और वायलेंस अपने पीक पर था। देश के ऑलमोस्ट हर पार्ट में हिंसा हो रही थी। इसलिए 3 जून 1947 को अंडर द माउंटबेटन प्लान इंडियन पार्टीशन का डिसीजन लिया गया कि अब पार्टीशन अगस्त में होने वाला है, जिसमें 9 वीक्स बाकी थे। अब इतने कम टाइम में दोनों देशों के बॉर्डर डिवाइड होने थे, जिसके लिए एक ब्रिटिश लॉयर साइरल रेडक्लिफ को बुलाया गया, जिसने उससे पहले कभी इंडिया को विजिट तक नहीं किया था, और उसे बॉर्डर डिसाइड करने के लिए केवल 5 वीक दिए गए। इंडिपेंडेंस के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को फाइनल बॉर्डर्स अनाउंस किए गए, जिसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। रेड क्लिफ ने खुद एक बार कहा था कि उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, जबकि अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस लाहौर में हिंदूज एंड सिख्स की प्रॉपर्टी शेयर 80% तक था और सबको लगता था कि लाहौर भारत के ही हिस्से में आएगा, और बहुत सा वायलेंस इस प्रोसेस की अननेसेसरी स्पीड से हुआ। अब हम बात करते हैं इंडियन पार्टीशन से जुड़े उन मिथ्स की जो काफी ज्यादा कॉमन भी है और जिन्हें डिटेल में समझना काफी इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा माना जाता रहा है कि ब्रिटिश पूरे इंडिया पर रूल करते थे, जबकि 1/3 इंडिया तो ब्रिटिश रूल के अंडर था ही नहीं। ऑलमोस्ट 550 प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडिंग कश्मीर ऐसे थे जिनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और अलग ही डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स थे। ऑल्दो ये पार्टीशन था इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें दोनों देशों के ऑलमोस्ट 10 to 20 मिलियन लोग माइग्रेट हो गए थे, जो कि उस टाइम पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 1% था। बट इससे लगभग पूरे वर्ल्ड की 14% पॉपुलेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई थी, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के साथ साथ और भी कंट्रीज में माइग्रेट हुए बड़े नंबर्स में लोगों ने उन कंट्रीज की इकोनॉमी और ज्योग्राफी को काफी इम्पैक्ट किया। इंडिया में पार्टीशन के टाइम जो वायलेंस हुआ वो ऐसा नहीं था कि एकदम से ही ऐसा वायलेंस हुआ। 1920s, 30s एंड इवन 40s में बहुत बार बड़े स्केल पर इंडिया में कम्युनल राइट्स होते रहे। 1946 में हुए ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स में हजारों लोग एक दिन में मारे गए थे। इवन 1905 में हुए बंगाल पार्टीशन में भी कंट्री में काफी वायलेंस देखने को मिला। ऑल्दो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी और नेहरू जैसे बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया गया और जिन्ना ने तब मुस्लिम लीग को ब्रिटिश का लॉयल एलाय बनाया, पर 1946 तक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी अनविलिंग थी इस पार्टीशन के। भारत में तब फ्रीडम मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिसोर्सेज और आर्मी काफी कम हो गए थे, और साथ ही इंडियंस में बढ़ते आजादी के जोश से भी ब्रिटिशर्स के रूल करने की इच्छा काफी खत्म सी होने लग गई थी। तब 1948 में उन्होंने इंडियंस को पावर सौंपने का फैसला किया, पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि माउंटबेटन प्लान के अंडर इंडिया को अगस्त 1947 में ही इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और कॉन्सिक्वेंटली इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने दुनिया के सबसे भयानक और पेनफुल माइग्रेशन को देखा। अब हम बात करते हैं कि क्या होता अगर ये पार्टीशन ना हुआ होता। मे बी बॉलीवुड में बॉर्डर या बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज नहीं आती, इंडिया की आर्मी मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी होती, क्रिकेट टीम का फेस कुछ और ही होता, म्यूजिक इंडस्ट्री भी शायद अपने अलग मुकाम
काम पर होती, हमारा बहुत सा पैसा डिफेंस में खर्च ना होकर मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या हेल्थ में खर्च होता, या मे बी इंडिया का डिफेंस बजट अपने इंटरनल राइट्स और मॉब किलिंग के लिए यूज होता। पर शायद इसका सबसे ज्यादा नुकसान तब मीडिया और पॉलिटिशियंस को होता, क्योंकि अब वो कश्मीर इशू पर बात नहीं कर रहे होते। हालांकि देश में कम्युनल डिस्ट्रस्ट अब भी रहता और पॉलिटिशियंस की हिंदू मुस्लिम की राजनीति और भी ज्यादा हो सकती थी। मुस्लिम लीग, RSS, हिंदू महासभा जैसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आ सकती थी और इंडियन सोसाइटी में डिवीजन आज से कई गुना ज्यादा होता। मे बी 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे से भी बड़ा कोई कम्युनल राइट्स यूनाइटेड इंडिया में हो चुका होता और बहुत सी सिविल वॉर भी देखने को मिल सकती थी और इंडिया भी यूगोस्लाविया की तरह कई टुकड़ों में बढ़ चुका होता। तो आज के हालात को देखकर कल की हिस्ट्री को देखना शायद समझदारी ना हो, लेकिन कल की हिस्ट्री को कल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और समझना सबसे बड़ी समझदारी है। तो कैसा लगा आपको दोस्तों ये वीडियो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।